आज दिल्ली में एक बड़ी रणनीति तैयार की गई, किस तरीके से वर्तमान की जो केंद्र सरकार है और कुछ राज्यों में भी सरकारी बीजेपी की है, उसकी जो कह सकते हैं कि दमनकारी नीतियों के विरुद्ध कुछ राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन लामबंद हुए। मेरे साथ अखिलेश जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया। बड़ी रूपरेखाएं रखी गई और भविष्य में क्या क्या रणनीतियाँ हैं उन पर भी विचार हुआ। अखिलेश जी, क्या लग रहा है वर्तमान की जो सरकारें हैं, क्या आप लोगों की इन सब बातों से वो डरने वाली हैं, घबराने वाली हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो केंद्र की सरकार मोदी जी की अगुवाई में चल रही है, इसका जनता से बड़ा अलगाव हो गया है। जी जी जी। और वो अलगाव एक लोगों के लोकतांत्रिक चेतना में दिख रहा है। इसलिए आप गौर किए होंगे कि आज का हाल खचाखच भरा था और विदेश नीति, कृषि नीति, खाद्यान्न संकट, ऊर्जा संकट पर जो बड़े बौद्धिक लोग हैं जी, उन लोगों ने अपनी बात रखी। प्रशांत और जया मेहता के अलावा भी अर्थशास्त्री अरुण कुमार, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो तबकाई वर्गीय संगठन के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, SC, ST, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, पसमादा, मुसलमान और महिला, इनकी भागीदारी थी। तो ये एक ऐसा अभियान है जो जनमत के माध्यम से पूरा जो सत्ता का शक्ति संतुलन है उसको बदल देगा। आने वाले दिनों में हमने रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान का एक राष्ट्रीय ढांचे की भी घोषणा की है और देश भर के जितने मानिंदा आंदोलन, वर्गीय हो, सामुदायिक हो, जाति हो, सब आंदोलनों को हम एक राजनीतिक मंच में बांधने जा रहे हैं, जो रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के नाम से जाना जाएगा। अखिलेश जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को मोब तो कर रहे हैं, मोब को इकट्ठा तो कर रहे हैं, एक आधार भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक EVM उनके पास है उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो अभी देखिए EVM से तो बड़ा संकट आ गया है। ये जो ये पुनरीक्षण करा रहे हैं, SIR करा रहे हैं, इससे जो नुकसान होने जा रहा है, कई लाख वोट काट दिए ऐसा सुनने में। अब आप 97 लाख से शुरू करते हुए 27 लाख पर अभी बंगाल में, और सुप्रीम कोर्ट भी हमारा ऐसा है कि कह दिया इस साल नहीं देंगे तो अगली बार दे देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इस सब का जवाब है कि जो लोग लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं उनके विरुद्ध लोकतंत्र की ताकतों को और मजबूत किया जाए। और हमारे ख्याल से ये, अगर हम लोग लोकतंत्र की ताकतों को मजबूत करेंगे और अगर हम सामाजिक राजनीतिक संतुलन बदल देंगे, तो सत्ता का ये जो पूरा का पूरा हमलावर रुख है और जो झूठ और फ्रॉड है, ये नहीं चलेगा, वो उनको परास्त होना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे ही सरकार आई थी 2014 में, उन्होंने कहा हम संविधान बदलने आए हैं, और अब धीरे धीरे उन्होंने ये तक कह दिया कि हम तो 40-45 साल इस देश में राज करेंगे। कैसे आप, जब उनके हाथों में प्रशासन है, पूरा सत्ता उनके हाथ में, जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने आज मंच से भी कहा, तो उनको कैसे आप इसे कैसे छुटकारा दिला पाएंगे जनता को? नहीं, देखिए, वो तो संविधान को अपने ढंग से, संविधान को अंदर से ही बदल दे रहे हैं। अब जिस देश का इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के बतौर काम करता हो, उस देश में संविधान को जो खतरा है वो सब लोग जान रहे हैं। संविधान को उन्होंने अंदर से खोखला करके बदलने की कोशिश की है, लेकिन संविधान के पक्ष में भी बड़े पैमाने पर लोग गोलबंद हो रहे हैं और वो शिकस्त खाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ये अखिलेश प्रताप सिंह थे। अब हम चलते हैं सीधा जया मेहता जी की तरफ। अर्थशास्त्री हैं, आज इन्होंने एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया और लोगों को जागरूक किया कि किस तरीके से देश का जो लोकतंत्र खतरे में है, अर्थशास्त्र को लेकर किस तरीके से देश का जो पैसा है, डॉलर को लेकर आपने कई बातें कही, किस तरीके से रुपये की वो गिराया जा रहा है। क्या कहेंगे मैडम, इस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सरकारें हैं जो वर्तमान की सरकारें, उनकी जीव नहीं रह रही है।
क्योंकि वर्तमान की सरकार देश की सरकार नहीं है। जी। वो हमारे देश के जो कुछ कॉरपोरेट्स जी। हैं, जिनके बूते पे वो बैठी हुई है, जिनके पैसों से वो इलेक्शन लड़ती है, ये उनकी सरकार है जी, और उनके फायदे पूंजीपतियों की सरकार आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, जी, और उनकी सरकार है और उनके फायदे के हिसाब से वो अपना निर्णय लेती है और इसके लिए उन्होंने देश की आज़ादी को दांव पे लगा दिया है। आपने मन से कहा कि भारतीय जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर पूरा प्री प्लान इस सरकार ने काम किया है। कैसे देश के नागरिकों को समझा पाएंगे नहीं, आप? ऐसा सरल भाषा में कैसे समझाएंगे? नहीं, देखिए, जब भी ईरान के वॉर के साथ में पेट्रोल के दाम बढ़े तो उससे तो डॉलर को नुकसान हुआ, क्योंकि डॉलर में जितना पेट्रोल आता था वो उससे कम आने लगा, इतने ज़्यादा दाम बढ़े। जिस डॉलर की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़े, उस डॉलर के बनिस्बत रुपए की वैल्यू क्यों कम हुई? जी, वो इसलिए, हाँ, वो इसलिए कम हुई। एक तो रुपए की वैल्यू कम इसलिए भी हो सकती है कि हमें भी पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल महंगा हो गया, हमें खाड़ी से जो पैसे आते थे वो नहीं आएंगे, इसलिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए। लेकिन केवल इसलिए नहीं कम हुई, जब ऐसा लगा कि हमारी वैल्यू कम होने वाली है तो हमारे यहाँ जो फाइनेंस था, लोग बाग इन्वेस्ट करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, करेंसी में, इसमें उसमें, वो सारा का सारा फाइनेंस यहाँ से उठ के अमेरिका जाने लगा। तो इसलिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज में जिस तरह की सट्टेबाजी हुई, उसकी वजह से दुनिया में रुपए की वैल्यू जो है वो कम हुई। तो इसमें सरकार कहाँ तक दोषी है? सरकार के हाथ में है ही नहीं कुछ। सरकार जो बंधी हुई है पूरे वेस्टर्न, बंदी हुई है या ये अपने आप को जानबूझ के बंधवा रखा है? नहीं, चाहे बातें अलग अलग है। हिंदुस्तान चाहे तो अलग हो सकता है, क्योंकि ईरान से तो ज्यादा ताकतवर है हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल विल वैसी नहीं है और हिंदुस्तान बंधा हुआ है न्यू लिबरल तो इकोनॉमी। ऐसे में भारतवासियों को क्या करना चाहिए? भारतवासियों को अपनी आज़ादी की लड़ाई याद करके बोलना चाहिए कि हमारे देश की सोवरेनिटी को खतरे में डालने का अधिकार आपको नहीं है। उसके बाद में जब आपकी सरकार सोवरेन होगी तब तो वो सरकार आपको आपके अधिकार दे पाएगी। अभी तो वो अमेरिका से पूछ के यदि रशिया से तेल खरीदती है तो उसके हाथ में ही कुछ नहीं है। उसने अपनी भी जितनी ताकत है वो सब गिरवी रख रही। इसमें बराबर का कोई बजटरी प्लान नहीं है। महिलाओं का, सबका कोई अलग बजटरी प्लान नहीं। तो इन लोगों के लिए इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, प्रतिनिधित्व इनको मिले, साथ ही साथ इन लोगों का जिनका अभी भी इतने दिन सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों के कोशिशों के बावजूद यात्रा इनके यहाँ तक नहीं पहुँची। बिहार में तो कर्पूरी ठाकुर ने एनेक्सचर 1 एनेक्सचर 2 बना के इनको दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत ढेर सारे राज्यों में अभी भी इन लोगों को वह हक नहीं मिला है। उनका अलग से कोई कोटा नहीं है और बहुत तेजी से उनके अंदर एक जागृति और चेतना पैदा हो रही है। और उत्तर प्रदेश में कई आम सभाएं भी राष्ट्रोदय पार्टी ने संगठित की हैं और उनका मूल केंद्रीकरण इन विषयों पर है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ओल्ड एज पेंशन है और भूमिहीनों के लिए रहने भर की भी जमीन नहीं है। इन प्रश्नों को हम उठाते हैं। तीसरा बड़ा सवाल है नेचुरल रिसोर्सेज का बड़े पैमाने पर लूट हो रहा है और जो नेचुरल आपकी रिसोर्सेज है वह देश के भी और बाहर के भी कारपोरेट्स बड़े पैमाने पर उसको लूट रहे हैं। बात इतनी नहीं है, जो लोग अपना इन जंगलों में रहते हैं, विरोध करते हैं, उन लोगों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, दमन हो रहा है। उसमें आदिवासी भी हैं, आम आदमी भी है।
जैसे अभी आप देखिए नोएडा में मजदूर 10-12 हज़ार मिलता है, उन्होंने अपनी बात उठाई तो किसान आंदोलन को खालिस्तानी कह दिया, नागरिक आंदोलन को अर्बन नक्सल कह दिया और इन मजदूरों को पाकिस्तानी घोषित कर दिया। और उसमें मैं जानता हूँ व्यक्तिगत स्तर पर लाल बहादुर वर्मा जैसे एक बड़े इतिहासकार के बेटे हैं सत्यम वर्मा, और बड़े बौद्धिक आदमी हैं, उनको घर से उठा लाया, उनके अपनी लाइब्रेरी से उनको उठा लाया और उनको मैंने देखा पट्टी लगा के यही मास्टर माइंड है, इस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया है। तो बहरहाल एक गंभीर दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। विदेश एवं व्यापार नीति तथा ऊर्जा कृषि खाद्यान्न संकट सम्मेलन दिनांक 24 अप्रैल 2026 राजेंद्र भवन नई दिल्ली। साथियों, रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान का यह सम्मेलन देश के सामने खड़े गहरे आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संकटों को एक समग्र दृष्टि से समझने और समाधान के लिए वैकल्पिक दिशा प्रस्तुत करने का प्रयास है। इस सम्मेलन की खासियत यह है कि इसमें विभिन्न राज्यों से जमीनी स्तर पर काम करने वाले तबकाई, वर्गीय, मेहनतकश, सामाजिक अधिकार के लिए राजनीतिक ढंग से लड़ने वाली ताकतें हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक अर्थशास्त्र की अच्छी समझ रखने और उसे व्यवहार से जोड़ने वाले अर्थशास्त्री, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता सम्मेलन में शरीक हुए हैं। इस तरह से यह सम्मेलन सिद्धांत और व्यवहार का एक नया प्रैक्टिस तैयार कर रहा है, जो देश के ऊपर लटक रही तानाशाही की तलवार के विरुद्ध लोकतंत्र के लिए देश में विभिन्न रूपों में चल रहे संघर्ष को मजबूत करेगा। अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर हमले, गाजा में जारी नरसंहार, लेबनान में हो रहे हमले और वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि अमेरिका ने दुनिया के सख्त संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए युद्ध, हिंसा और अस्थिरता को दुनिया के ऊपर थोप दिया है। इसी पृष्ठभूमि में हमें भारत की विदेश नीति, ऊर्जा, कृषि, खाद्यान्न संकट को समझने की जरूरत है। किसी भी देश का तानाशाह दुनिया में शांति और लोकतंत्र के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। आप बात समझ लिए होंगे कि हमारे देश में जो तानाशाही चल रहा है, जो तानाशाह बन रहा है, वह दुनिया में शांति और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि उसकी सरकार बर्बर, विध्वंसक, अधिनायकवादी ताकतों के ऊपर निरंतर निर्भर हो जाती है। जैसे महामहिम हमारे मोदी जी ट्रंप महोदय के ऊपर पूरी तौर पर निर्भर हो गए हैं और ट्रंप महोदय ने कहा है कि नरक की जगह भारत है। भारत की स्थिति कुछ ऐसी है, रणनीतिक स्वायत्ता की जो हमारी विदेश नीति आज़ादी के बाद से चल रही थी, उसे बहुपक्षीय होने के आवरण में दुनिया के लुटेरे खेमे के साथ पिछलग्गू बना दिया गया है, जिसकी वजह से भारत ऊर्जा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में संप्रभु राष्ट्र के बतौर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहा है। आप जानते हैं, हमसे कहा जाता है इस देश से तेल मत मंगाओ, इस देश से ये मत मंगाओ। देश के आम मेहनतकश लोग, विशेषकर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अत्यंत पिछड़े वर्ग, पसमादा मुसलमान और महिलाएं गंभीर संकट के दौर से गुजर रही हैं। इसी समय बेरोजगारी अपने चरम पर है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और भूमिहीनों के लिए आवासीय भूमि से जुड़े संकट लगातार गहराते जा रहे हैं। बढ़ती कीमतों, महंगाई, शुल्कों का बोझ आम जनता की कठिनाइयों को और बढ़ाएगा। अत्यंत पिछड़े वर्गों को उनके संवैधानिक रूप से निर्धारित प्रतिनिधित्व से भी वंचित किया गया है। व्यापक स्तर पर उभरती संस्थागत और नीतिगत दिशाएं, जिसमें 2011 के जनगणना के आधार पर परसीमन से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं, प्रतिनिधित्व के संतुलन के संभावित विकृति को लेकर गंभीर चिंताएं प्रकट करती हैं, जिससे पहले से ही कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के और अधिक हाशिए पर जाने का खतरा है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास हेतु बजटीय उपयोजनाएं अपर्याप्त हैं, जबकि अन्य 3 समूहों के लिए कोई समर्पित बजटीय प्रावधान नहीं है। पर्यावरणीय संकट गंभीर है। आर्थिक क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित किया गया है। श्रमिकों को आधुनिक प्रकार की बंधुआ श्रम व्यवस्था की ओर धकेला जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां महिलाओं का आर्थिक शोषण जारी रखे हुए हैं। इसी पृष्ठभूमि में रोजगार, सामाजिक अधिकार अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, भूमिहीनों के आवासीय जमीन के अधिकार और अति पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की मांग के साथ देश से पूंजी के आवागमन पर नियमन और नियंत्रण पर अभियान चला रहा है। अपने इसी पूरे संघर्ष को विदेश नीति की रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए यह अभियान इस सम्मेलन के माध्यम से अपने को समर्पित कर रहा है। इस संदर्भ में प्रबुद्ध जनों को जो भी राजनीतिक सामाजिक फैसला होगा उसे रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान पूरी तौर पर लागू करेगा। साथियों, 2 शब्द में इस हाल को और आज के दिन को समर्पित करना चाहूँगा डॉक्टर अंबेडकर के बचपन से ही जुड़े हुए उनके बौद्धिक क्रियाकलापों में काम करने वाले, आप जानते हैं, भगवान दास जी एक बहुत बड़े चिंतक और समाज के लिए काम करने वाले आदमी थे। अभी हमने पिछले दिन उनका जन्मदिन था। यह उचित होगा इस हाल को और आज का जो हमारा सम्मेलन है उनके जन्मदिन को हम लोग समर्पित करें और इस सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। साथियों, अब मैं पहले प्रस्ताव के पहले अभी संदर्भ उसका थोड़ा पढ़ देती हूँ। वैसे आप लोगों ने सुना ही है, सबकी बात सुनी है, तो इसमें पहले संदर्भ है। दुनिया आज गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। संदर्भ पढ़ना है ना? यूक्रेन और ईरान से जुड़े युद्धों में बड़ी शक्तियों की भागीदारी में वैश्विक अस्थिरता को तेज कर दिया है। ये संघर्ष अलग थलग घटनाएं नहीं है, बल्कि नव औपनिवेशवाद संकट की गहराती प्रवृत्तियों का परिणाम है। जहां शक्तिशाली देश संसाधनों और रणनीतिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे परिप्रेक्ष्य में ईरान का इन दबावों के बीच टिके रहना वैश्विक दक्षिण के सभी राष्ट्र राज्यों, विशेषकर भारत के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा और उर्वरक संकट पैदा हुआ है, जिससे कृषि प्रभावित हो रही है और खाद्य संकट की स्थिति बन रही है। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की कमी बढ़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और आजीविका का संकट तेजी से गहरा रहा है, जिसका सबसे अधिक असर मजदूरों, किसानों और हाशिए के वर्गों पर पड़ रहा है। युद्ध समाप्त होने के भी यह संकट बना रहेगा, क्योंकि वैश्विक उत्पादन, आपूर्ति और व्यापार में बाधाएं उत्पन्न हो चुकी हैं। इसी के एक साथ केंद्र सरकार की वर्तमान नीतियां, विशेषकर विदेश और व्यापार नीतियां, इस संकट को और बढ़ा रही हैं तथा देश की आर्थिक संप्रभुता को कमजोर कर रही हैं। इस पूरी स्थिति का बोझ समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर डाला जा रहा है। इस परिस्थिति में युद्ध और उसके आर्थिक प्रभाव के खिलाफ
व्यापक जन जागरूकता और प्रतिरोध खड़ा करना आवश्यक है। प्रस्ताव रखा जा रहा है कि यह सम्मेलन अमेरिका इजराइल गठजोड़ द्वारा संप्रभु राष्ट्र ईरान पर किए गए अवैध और अकारण आक्रमण की कड़ी निंदा करता है, जिसने वैश्विक अस्थिरता को और उन जन पीड़ा को बढ़ाया है। सम्मेलन भारत सरकार से मांग करता है कि वह इस आक्रमण के खिलाफ स्पष्ट, स्वतंत्र और सिद्धांत आधारित रुख अपनाए तथा राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा हो। सम्मेलन यह रेखांकित करता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी ऊर्जा और उर्वरक संकट जारी रहेगा, जिससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, खाद्य संकट गहराएगा और महंगाई, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में वृद्धि होगी। सम्मेलन यह संकल्प लेता है कि देश भर में अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया जाएगा कि केंद्र सरकार की वर्तमान नीतियों, विशेषकर विदेश और व्यापार नीतियां कैसे इस संकट को बढ़ा रही हैं और देश की आर्थिक संप्रभुता को कमजोर कर रही हैं। रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान इस मुद्दे को अपने व्यापक आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनाएगा, जो युद्ध, आर्थिक संकट और मजदूरों, किसानों तथा हाशिए के वर्गों के अधिकारों को जोड़ता है। धन्यवाद।